बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम एफएससी पार्ट 2 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट का एग्जाम स्कोप बताऊंगा, इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वर्थ है, कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है। नंबर वन, आप याद रखें, इस यूनिट में से 2 एमसीक्यूज आपके फाइनल एग्जाम में आने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस यूनिट की जो पेयरिंग है वो यूनिट नंबर 13 के साथ होती है, यानी 12 और 13 की पेयरिंग है। अच्छा, पेयरिंग मींस के आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट में होता है। एक पार्ट जो है वो 12 में से आएगा, एक जो है वो 13 में से आएगा। अब वो उनकी मर्जी है कि वो थ्योरी का 12 में से ले लें और लॉन्ग जो न्यूमेरिकल है वो ले लें वो 13 में से, या वो 13 में से थ्योरी ले लें और 12 में से वो ले लें न्यूमेरिकल। ये एग्जामिनर की मर्जी होती है। तो इसको ये नहीं समझ लेना कि जो ए पार्ट है जी वो 12 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो 13 में से आएगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो जिस चैप्टर से मर्जी थ्योरी का पोर्शन ले ले और जिससे मर्जी वो न्यूमेरिकल ले ले। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर नंबर 12 जो है इसकी जो न्यूमेरिकल पिछले 10 ईयर में आ रहे हैं वो, अगर आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात करें तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये न्यूमेरिकल नंबर 12.7 है जो पिछले 10 सालों में 4 दफा आ चुका है, यानी जब भी आया है यही आया है। और एग्जांपल्स जो हैं वो भी इसकी आती हैं। एग्जांपल नंबर 12.2 जो है बेटा, 12.2 एग्जांपल एक दफा ये भी आ चुकी है। 12.3 एग्जांपल जो है ये 2 मरतबा आ चुकी है। 12.5 एग्जांपल जो है ये भी 1 मरतबा आ चुकी है। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो 12.7 है, इसको स्टार का निशान लगा लीजिए। ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है थ्योरी के। तो बेटा इसमें से ये 6 वाले लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाजीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 दफा आ चुका है पिछले 10 सालों में। गाजीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है ये बेटा 4 दफा आ चुका है। इसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 2 बार आ चुका है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये 6 बार आया है। लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस में आपको दे रहा हूँ। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड जो है ये बेटा 2 बार आया है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये 6 बार आया है। तो आप देखें, अगर आप इनको ऐड कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर बोर्ड फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में से जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन ले रहा है। और अगर आप कंपेयर करें विद न्यूमेरिकल एंड एग्जांपल्स तो ज्यादातर इसमें से थ्योरी आती है। यानी आप अगर इनको एनालिसिस को देखें तो 80% जो है थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 12 में से। और 20% चांसेस होते हैं इसके न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल के, लेकिन दोनों चीजें आती हैं। यहाँ तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रेज कर रहा हूं और हम लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बेटा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बेटा ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कॉम्बो है। कॉम्बो मीन्स ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस when they are at rest, when they are at rest
इसको स्टडी ऑफ चार्जेस की बजाय स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चार्जेस भी कह देते हैं। ठीक है भाई, जब दो चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो आप उनकी स्टडी कैसे करेंगे? ऐसी क्या चीज है जिसके जरिए आप रेस्ट में पड़े हुए चार्जेस को स्टडी कर रहे होते हैं? तो वो बेटा जो चीज है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है सर? तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़ के रखती है, जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जोड़ के रखती है। अब देखें, आपको अभी अभी एक लम्हे के बाद हर तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स नजर आएगी। अभी नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन आप अब तवज्जो करें कि मैटर जितना भी है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और एटम और मॉलिक्यूल को किसने जोड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फोर्स ने। इवन हमारी बॉडी जो है ये भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस हमारी बॉडी में भी है। तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। पुराने जमाने की बात है बेटा। तो एक दरख्त की स्टोरी है, आपने इसको देखना है। बेटा आप लोग जानते हैं कि जब बारिश तेज हो, बादल हो, आंधी तूफान आए, बिजली कड़कती है, आसमानी बिजली, तो बाज़ औक़ात वो दरख्तों पर पड़ जाती है, बिल्डिंग्स पर पड़ती है बिजली। तो बिल्डिंग्स जो है वो जल जाती हैं, दरख्त जो है वो तबाह हो जाते हैं। एक दफा ऐसे हुआ था कि जो आसमानी बिजली है, फ्लैश लाइटनिंग जो है, वो एक दरख्त के ऊपर पड़ी। एक ट्री था, ट्री के ऊपर आसमानी बिजली जब पड़ी तो दरख्त जो है वो टुकड़े हो गया, दो हिस्सों में बट गया। उसके अंदर से एक लिक्विड निकला दरख्त के अंदर से। ठीक है, और उस लिक्विड को रेजिन कहते हैं। ये जो लिक्विड था ये वहां पड़ा रहा और आफ्टर ऑल ये जम गया, फ्रीज हो गया। ठीक है, और ये पत्थर की तरह सख्त हो गया। जो दरख्त के अंदर से लिक्विड निकला, उसको रेजिन का हमने नाम दिया। वो रेजिन जब जम गया, फ्रीज हो गया, वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया, और इसको बोलते हैं एम्बर। आप लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा कि एम्बर के राड को आप सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो चार्ज आ जाता है सिल्क के कपड़े के ऊपर। एम्बर का रॉड जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है। तो वो एम्बर यहाँ पे है। वो एम्बर कैसे बना? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगाज देखें कहाँ से हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगाज हो रहा है कि एक आसमानी बिजली दरख्त पे पड़ी, उसके अंदर से लिक्विड निकला, और वो कुछ देर बाद जो है वो, कुछ सालों के बाद वो जो है वो सख्त पत्थर की तरह हो गया। उसको एम्बर का नाम दिया गया। आप एम्बर को ले और सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो आप जानते हैं कि एम्बर के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके आपने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, तो आपको इनकी वीडियोस भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं। बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वर्ड सबसे पहले जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंटिस्ट ने यूज किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वर्ड यूज किया। ठीक है, और ये कन्वेंशन है कि हम जो है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों कहते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव क्यों कहते हैं, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्यों नेगेटिव कहते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को क्यों पॉजिटिव कहते हैं, ये कन्वेंशनली जब यूज किया गया तो पहले बता दिया गया कि जी पहली दफा जिस साइंटिस्ट ने यूज किया उसने कहा जी ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे इसकी रीजन आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये क्या है, इनकी आपस में बनती है कि नहीं बनती है, वो जरा देखते हैं।
तो क्लियर करता हूँ मैं इसको, आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। जी बेटा, हमारे पास चार्जेस जो हैं वो दो किस्म के हैं। पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास जो है वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं। सो यहाँ पर आप देखें कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर आपने तवज्जो करनी है, आप देखें यहाँ पर कि ये Q1 जो है ये भी पॉजिटिव है, ये Q2 भी पॉजिटिव है। सो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ नोट कर लें, जब हम कूलम फोर्स लिखते हैं ना, तो ये मैंने लिखा हुआ है F12, ये F21 लिखा हुआ है। F12 का मतलब है कि 1 के ऊपर फोर्स लग रही है और 2 लगा रहा है। जिसके ऊपर फोर्स लगे उसका नंबर पहले आता है और जो फोर्स लगाए उसका बाद में। तो F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज 2, और इसकी डायरेक्शन यही होगी जिस डायरेक्शन में एरो दिखाया गया। अच्छा, और F21 जो है यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये दोनों दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हों तो फिर वो क्या करेंगे। जी, आप यहाँ देखें कि ये एक चार्ज आपके पास नेगेटिव है, -Q2 लिखा हुआ है, ये +Q1, ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो F1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है 2, F12 उसका नाम होगा, और वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा यूं। क्यों बच्चों? डेफिनेटली वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ये फोर्स की डायरेक्शन ये है आपके पास। ये कौन सी फोर्स है जो 2 लगा रहा है 1 के ऊपर? तो जिसके ऊपर लगती है उसका नंबर पहले होता है, जिसकी जो लगाता है वो बाद में आता है। तो F12 का मतलब है 1 के ऊपर 2 की फोर्स। तो आप देखें ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये Q1 जो है ये Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है। ऊपर वाले केसेस में आप लोगों ने देखा रिपल्शन हो रही थी, और नीचे वाले केस में आपने देखा कि अट्रैक्शन हो रही है। तो यहां से हम ये नतीजा निकालते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव ने भी एक दूसरे को रिपेल किया, नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लाइक चार्जेस और रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ से हमें इस चीज का पता चलता है। हाँ, ये फोर्स जो लगा रहा है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, ये कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये नहीं हमें अभी पता चल रहा है। अभी हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन है। रिपल्शन तब होती है जब सेम चार्जेस हो, अट्रैक्शन तब होती है जब डिफरेंट चार्जेस हो। इसी चीज को आगे जाके स्टडी करना है, हमने देखना है। कूलम्स ने यही काम किया था। कूलम्स ने जो काम किया है, हम जो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे आज, कूलम्स लॉ हमने पढ़ना है बेटा। और कूलम्स ने काम ही ये किया है कि उसने इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है। यानी ये अट्रैक्शन की या रिपल्शन की जो फोर्स है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कब ये फोर्स बढ़ेगी, कब ये फोर्स कम होगी, इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो किया कूलम ने। कूलम ने कौन सा एनालिसिस किया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव स्टडी की है कूलम्स ने। ये जो आपके पास चार्जेस के दरमियान फोर्सेस पाई जा रही हैं इसकी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करता हूं मैं। जी बेटा, तो आपने इसे देखा, अब हम देखेंगे। ये बेटा साइंटिस्ट हैं, चार्ल्स कूलम इनका नाम है, और ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। ठीक है, इन्होंने कूलम्स लॉ जो है वो दिया।
ये आपने डेट नोट कर लेनी है, ये डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। आपकी बुक में 1884 लिखा हुआ है, आपने अपनी बुक को फॉलो करना है। यहाँ पर आप देखें जो डेट लिखी हुई है ना, वो 1874 लिखी हुई है। ठीक है, इसके बारे में कंट्राडिक्शन पाई जाती है। आपकी बुक में कूलम्स लॉ की डेट क्या लिखी हुई है? 1884। तो आप अपनी बुक वाली डेट याद रखेंगे, इसको आप छोड़ दें। पाकिस्तान में 1884 ही मानी जाती है कूलम्स लॉ की डेट। बाकी जो है वो दूसरे कंट्रीज में 1874 भी ली जा रही है इसकी डेट। अच्छा, कूलम्स लॉ है क्या? कि आपके पास दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। लेकिन जो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो फोर्स जो है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, वो डिपेंड करती है इन चार्जेस के प्रोडक्ट पर। ये देखें, एफ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहां याद रख लें कि ये जो चार्जेस है ना, ये पॉइंट चार्जेस है। नोट कर लें कि हम जो कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आता है बच्चे के माइंड में कि सर ये पॉइंट चार्जेस क्या हैं। तो बेटा याद रख लें, पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को कहते हैं जिनके दरमियान फासला जो है, जिनके दरमियान सेपरेशन जो है वो उनके साइज से बहुत ज्यादा हो। ये नोट कर लें, पॉइंट चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस को कहते हैं जिनके दरमियान सेपरेशन जो है, सेपरेशन मीन फासला, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल, एक चार्ज आपके पास ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। ये दोनों चार्जेस देखें, इनका साइज देखें और दरमियान में फासला देखें, फासला ज्यादा है, साइज कम है, तो ये पॉइंट चार्जेस है। इन्हीं दो पॉइंट चार्जेस को उठा के यहाँ रख दें। अब इनके दरमियान फासला कम है, साइज ज्यादा है, अब ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि वो छोटा सा चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा हो, उनके साइज की निस्बत। ठीक है, एक और भी वे है पॉइंट चार्जेस को डिफाइन करने का, और ये होता है कि पॉइंट चार्जेस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या हैं। ये हमने देख लिया। तो आपने जब डिफाइन करना है तो आपने बिटवीन टू पॉइंट चार्ज का वर्ड लिखना है। बिटवीन टू पॉइंट चार्ज का आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो वहां पॉइंट का वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं लिखते तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर टू, आगे देखें ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इनके दरमियान जो फासला होगा उस पर डिपेंड करेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूँ और आप इसे नोट कर लें। जी बेटा, तो ये फोर्स जो है वो इनके दरमियान फासले के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। अब इनको इकट्ठे कर लिया और यहाँ पे आप आके देखें, यहाँ पर हमने कूलम्स ने क्या बताया, कूलम्स ने ये बताया हमें कि जो दो चार्जेस के दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके दरमियान फासले के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हमने इकट्ठा कर लिया और ये आप देखें हमारे पास अब क्या चीज बनी है। ये इक्वेशन देखें, ये रिलेशन देखें बल्कि, F is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन कोई अलग से नहीं है जो याद करनी है, डेफिनेशन यही है। क्या है ये डेफिनेशन? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges
and inversely proportional to the square of the distance between them. It is mathematically expressed as, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। और अगर इस रिलेशन को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो जाहिर है कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट जो है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, ये नोट कर लें। ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। नंबर टू, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस, कि आपने ये जो चार्ज लिए हैं उनके दरमियान यहाँ पे कौन सा मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड करेगी के की वैल्यू और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। अगर हम फर्ज करें, अगर हम ये सपोज कर लें कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एस आई है, यानी आपने एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट ले लिया, ठीक है, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप ले लें, और मीडियम ऑफ फ्री स्पेस ले लें, यानी वैक्यूम है। फ्री स्पेस यानी आप किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की। तो फिर हम के को यूं लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर बेटा हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसके यूनिट क्या होंगे आप देखें, ये के है ना आपके पास, तो के और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे, ये इनवर्स में है ना एक दूसरे के साथ। सो इनको इन्वर्ट कर दें, आप इसको लिख दें कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ नोट कर ले मेरी बात कि आधी से ज्यादा बुक्स में ये यूनिट गलत लिखे हुए हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं, आधी से ज्यादा बुक्स में ये यूनिट्स गलत है। अब मैं अगर के की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास एफ क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये मेरे पास कूलम फोर्स आ गई, ठीक है। इसको यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ने के लिए इसको रेज कर रहा हूं। जी बेटा, तो ये आपने देखा कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उनकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और उनके दरमियान फासले के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपने ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिख ली। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म को समझने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म इसकी क्या है। ये आप देखें आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा Q2 है। Q1 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये देखें, और Q2 आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी, डेफिनेटली वो अट्रैक्शन की होगी। और हम चार्ज 1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका नाम क्या रखेंगे, F12 रखेंगे या F21 रखेंगे, सर F12 रखेंगे। क्यों रखेंगे भी F12, F21 क्यों नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है उसका नंबर पहले और जो लगाता है उसका नंबर बाद में। तो F12 क्या है, चार्ज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये क्या आएगी, F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्केयर। अभी इसको देखते हैं कि ये R12 क्या है, ठीक है, और R21 क्या है, इसको अभी देख लेते हैं। फिलहाल आप देखें R12 की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो R12 आपके पास पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, यानी इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इस फोर्स की है। तो F12 की डायरेक्शन में R12 है, इसलिए आप वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे F12 तो आप उसके साथ लिखेंगे R12। और F21 के लिए आप क्या लिखेंगे, R21, जाहिर है वो इसकी डायरेक्शन में होगा, तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना।
तो आप इनको देखें कि ये आपके पास जो पोजीशन वेक्टर R12 है और R21 जो है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आ गए? ये आप देखें, ये R21 है, ये R12 है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैं लिख नहीं सकता कि भी R12 जो है इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू R21। तो आप लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21। सो मैं अपनी इक्वेशन में अगर R12 की जगह पे R21 लिखना चाहूँ तो साथ क्या लिखूंगा? नेगेटिव लिखूंगा ना। यानी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -R12। ठीक है, फिर मैं माइनस को सेपरेट करके शुरू में ले जाऊंगा, -K Q1 Q2/R² × R12। ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर कैप का निशान होता है, वो डालना है। ठीक है, तो ये आपके पास सारा फैक्टर क्या बन जाएगा? सर ये तो बन गया F12, तो इधर क्या है? F21 है, तो ये क्या बन जाएगी? F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो ऑपोजिट तो हैं, F12 इस तरफ है, F21 इस तरफ है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। सर कब ऑपोजिट होती हैं? जब अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो? तो बेटा याद रख लें, ये चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की हो, हमेशा ऑपोजिट होती है। हमेशा क्या होती हैं? ऑपोजिट होती हैं। इसको थोड़ा और आगे चल के देखते हैं जी। तो आपने देखा यहाँ तक कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए इन फोर्सेस को हम म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्यों? क्योंकि R12 जो है वो इक्वल है माइनस R21 के। तो ये आपने देखा कि आपके पास जो फोर्स है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R², इसमें K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि जो K है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिन सिस्टम में आप F फोर्स को Q1 Q2 और R को मेजर करते हैं, और मीडियम बिटवीन चार्जेस। अगर हम मीडियम बिटवीन चार्जेस जब वैक्यूम ले लें, फ्री स्पेस ले लें और ऐसा सिस्टम ले लें, तो हमारे पास K को लिखा जा सकता है 1/4πε0। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। इसको परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू और यूनिट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसे देख लिया। अब आपको पता चल गया कि आप कूलम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। जरा सोचिए अब आपसे क्या पूछा जाना चाहिए, ये आप स्क्रीन पे देखें। What if medium between two point charges is not free space? अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस ना हो बल्कि कोई और मीडियम आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो उसको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। नोट कर लें कि अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी इंसुलेटर मीडियम दो चार्जेस के दरमियान रख देंगे, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो डिक्रीज होएगी बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, जब हम दो चार्जेस के दरमियान, ये मैं ऐसे करता हूं ना, आपके सामने रख देता हूं, ये दो चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इनके दरमियान क्या है? रिपल्शन है। इनके दरमियान क्या है? अट्रैक्शन है। इनके दरमियान क्या है? रिपल्शन है। भी कूलम फोर्स तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। के की जगह पे 1/4πε0 लिख दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इनके दरमियान में आपको मीडियम रख दें, तो जब आपने इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटर मीडियम रख दिया तो क्या होगा?
भाई इनके दरमियान मीडियम रखने से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या फोर्स ऑफ रिपल्शन थी वो पहले से कम हो जाएगी। आप ये देखिए, रिपल्शन मतलब दो नफरत करने वाले आप कह लें, या अट्रैक्शन मीन्स दो मोहब्बत करने वाले आप कह लें, इनके दरमियान में कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा तो फर्क तो पड़ेगा ना जी। सो अगर आप दो चार्जेस के दरमियान कोई भी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो पहले से कम हो जाती है। कितना कम होती है? वो कम होगी बाय दिस फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। सर ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? बेटा रिलेटिव परमिटिविटी होती है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। सो इसके यूनिट भी आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसके यूनिट भी आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है। ये एक जैसी चीजों के आपने रेशो ली हुई है तो रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है। और आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 2.1, वो आपने याद करना है। उसमें डिफरेंट मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी डिस्कस की हुई है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कितनी होती है। सो अभी हमें पता चल गया कि अगर हम मीडियम रख देते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से जो है वो फोर्स डिक्रीज हो जाती है। रिलेटिविटी परमिटिविटी 2 हो, 4 हो, 6 हो तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? आप एक याद रख लें बात, जो नई फोर्स है वो पहली फोर्स को आप डिवाइड करें रिलेटिव परमिटिविटी पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा नई फोर्स का। अगर पहले आपके पास फोर्स 20 है और एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी आप 2 ले लेते हैं तो 20 को 2 पे डिवाइड करें, अब कितनी रह जाएगी? 10। अगर आप इसको 4 ले लेते हैं तो आप 20 को 4 पे डिवाइड करें, अब कितनी रह जाएगी? 5। तो कम हो रही है। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ जी। तो यही इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई हैं ये इक्वेशंस हम लिखेंगे, इनको समझेंगे। अभी आपने जो याद किया वो ये था कि अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स रख देते हैं, अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रख देते हैं तो आपकी कूलम फोर्स डिक्रीज हो जाती है। दस द कूलम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विल बी जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टर? ये आ जाएगा। भाई फ्री स्पेस था तो सिर्फ इतना लिखा हुआ था, मीडियम आ गया तो साथ में ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप इसको छोड़ दें तो बाकी सारी चीज जो है ये और ये तो एफ ही है ना। ठीक है ना, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? इसके आने से फर्क पड़ रहा है। ये डिवाइड कर रही है ना इस फोर्स को तो फोर्स कम हो रही है जी। ये देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आपकी बुक का टेबल है ये, आपकी बुक का टेबल है मेरे पास। तो ये टेबल आपने याद कर लेना। आप देखें कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 1 है। एयर की कितनी है? 1.0006। तो ये बड़ी क्लोज है एक दूसरे के, इसलिए आम तौर पर हम एयर और वैक्यूम को सेम मीडियम के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं इन एफएससी। लेकिन अगर आप डिटेल स्टडी में जाएं तो ये सेम मीडियम नहीं है। वैक्यूम मींस कोई भी चीज नहीं है, एयर में तो फिर कई चीजें मौजूद हैं। तो लेकिन क्योंकि इनकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत करीब है एक दूसरे के, तो हम आम तौर पर वैक्यूम और एयर को सेम ट्रीट करते हैं एफएससी लेवल पे। आगे देखें, अमोनिया लिक्विड की दी हुई है, बेक्लाइट की दी हुई है, बेंजीन दी हुई है, जर्मेनियम दी हुई है, ग्लास सबसे ज्यादा देखें किसकी? बताएं मुझे जरा। वाटर की कितनी है? 78.5 डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल की कितनी है? 2.1 है। तो आपने ये टेबल याद करना है
इसमें ख़ास तौर पे ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, वैक्यूम और एयर की और वाटर की। ये तो आपने हर सूरत याद रखनी है। बाकी भी जितनी आपसे याद होती हैं वो करें, ये सारे एमसीक्यूज में यूज होती हैं चीज़ें। आइए टेबल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। इस टेबल को आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, बल्कि इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें बेटा, आप लोगों ने एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ, आपने उनके आंसर्स देने हैं। वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता चल जाएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है। तो लिहाजा जो मैं एमसीक्यूज दे रहा हूँ उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, और आपने इनका रिप्लाई देना है। आप लोगों ने बोलना है अब थोड़ी देर में जी। तो अब आपकी बारी है, अब मैं आपसे पूछूंगा और मुझे पता चलेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस बिकम्स डबल। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डबल कर देते हैं, देन कूलम फोर्स विल बी। तो उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो हाफ रह जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी। सोच रखें अपना आंसर, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं आपको, पहला सॉल्व कर लें आप और दूसरा आप क्वेश्चन नोट करें। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको जो है वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड दे रहा हूँ। एन अदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम भी है जी, क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, परमियंस, इनमें से एक नाम होगा। और तीसरा क्वेश्चन है जी, अगर हमारे पास एक चार्ज +1 माइक्रोकूलम का हो, दूसरा +5 माइक्रोकूलम का हो, तो उनकी दरमियान फोर्सेस की रेशियो क्या होगी जी। नाजरा पहले क्वेश्चन का आंसर दें। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है आपकी। जी। तैयबा आप क्या कहती हैं? हमजा रोशन, शाजमा क्या कहती है जी? देखिए बेटा, आपके पास इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। फोर्स क्या होती है? Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो आप आर को जब डबल करेंगे, ये रिलेशन आपके पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है। यहाँ से शॉर्टकट बनाया जा सकता है। बल्कि आप शॉर्टकट में अभी ना पढ़ें, आप कौन सा एंटी टेस्ट लेवल कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं, तो डिस्टेंस को डबल 4 हो किया तो जाएगा आर का स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर क्या आएगा? 4। और 4 टाइम कम होगी। तो 4 टाइम कम होगी। 4 टाइम क्या होगी? कम होगी। आप रेडियस डबल करेंगे तो 4 टाइम कम होगी। तो आंसर अल्फा नहीं है, बल्कि डी ऑप्शन आपका आएगा। वो ठीक है, स्केयर भूल गया। कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है। एन अदर नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम भी है, अभी पढ़ के आए हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जी। देर आर, डाइलेक्ट्रिक सर। ठीक हो गया। देर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, इनके दरमियान फोर्सेस की रेशो क्या आएगी? एक चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम का है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का है। कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा दूसरे के ऊपर? 5। 5 वाला ज्यादा लगाएगा। सर 5 वाला। 5 वाला ज्यादा लगाएगा। बेटा मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि ये इनके दरमियान जो फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। आप में से किसी ने नहीं पूछा सर म्यूचुअल क्या होती है। म्यूचुअल फोर्स वो होती है जो इक्वल हो, यानी दोनों एक दूसरे पे बराबर की फोर्स लगाएंगे और ऑपोजिट हो। म्यूचुअल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, नोट कर लें मेरी बात। सर कैसे होगी? आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जो
कूलम फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, Q1 Q2। एक चार्ज पे डिपेंड करती है या दोनों पे करती है? दोनों पे। दोनों पे। तो आप वन दोनों पे मल्टीप्लाई सर। आप 1 मल्टीप्लाई 5 करें फिर भी आंसर 5 आना है, आप 5 मल्टीप्लाई पे 1 करें फिर भी 5 आना है। तो 1 भी 5 वाले के ऊपर 5 भी लगा रहा है यूनिट फोर्स, और 5 वाला भी 1 के ऊपर 5 यूनिट फोर्स ही लगा रहा है, तो बराबर नहीं लगा रहे दोनों। बराबर लगा रहे हैं। इसलिए जब दोनों फोर्सेस बराबर है तो रेशो क्या आएगी? 1-1 की आएगी। रेशो कितनी आएगी? 1-1 की 1-1। आएगी। यहाँ तक समझ आई है बातों की? जी सर। जी। अब इनके आंसर जो है वो नोट कर लें। कर लिए। कर लिए नोट? इनके आंसर मैं जो है वो कंफर्म कर रहा हूँ, ये ले। जी सर। हो गए? समझ भी जी आ सर। गई है? ठीक है, जी सर। चलें। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी इंशाल्लाह हम बातें कल करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर ये अल्लाह हाफिज रिकॉर्डिंग सर। आप अल्लाह हाफिज़।